दोस्तों, आपको पता है कि 2022 के अंदर में जो भारत सरकार है उसकी टारगेट थी कि हम किसान की आय को दुगना कर दे, जिसके लिए भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी कि कोई ना कोई स्कीम के माध्यम से हम भारत के जो किसान हैं उनकी आय को दुगना कर सकें 2022 तक। परंतु कई कारणवश भारत सरकार इस चीज को अचीव करने में नाकामयाब रही। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि उनके द्वारा कोशिश नहीं किया गया। बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए जिनको मैं लगातार कवर अप कर रहा हूं आपके साथ इस चैनल के ऊपर में। और आज फिर इस टारगेट को अचीव करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया है, ताकि हम फिर से कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट रह गया है 2022 को, उसको जल्द से जल्द अचीव कर लें। और क्या है ये स्कीम, कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जीएस पेपर 3 के रिलेटेड, उसको मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो एक बार आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। आज का साथी जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। न्यूज में क्यों है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हाल ही के अंदर में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है न्यू स्कीम को कॉल्ड प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMDDKY बोल रहे हैं। इसका लक्ष्य है प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनकम को 100 सेलेक्टेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अचीव करना। अब हम कुछ देर के लिए एग्जांपल मान लेते हैं कि बिहार स्टेट के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अररिया। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं इस चीज को। अररिया से जो देख रहे हैं वीडियो बुरा मत मानिएगा, बस ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अररिया जैसे जिले के अंदर में किसान की जो खेती है वो काफी लो है। जो भारत में ओवरऑल खेती का टेक्निक चल रहा है, जो उनकी आय चल रही है, वो कहीं ना कहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं अररिया के रहने वाले किसानों से, तो वो लो दिखती है हमको। तो उस चीज को अप्रूव करने के लिए जो हम 100 सेलेक्टेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें हम अररिया को शामिल कर लेंगे, जिससे जो पूरे भारतवर्ष के किसान को जो टेक्निक का, जो प्रोडक्टिविटी का फायदा मिल रहा है, वो अररिया के किसानों को भी मिल सके। जो उस चीज से वंचित रह गए हैं उन तक भी उन पॉलिसीज का फायदा भारत सरकार की मिल सके। तो इसको रन किया जाएगा 6 साल तक, 2025 से लेके 31 यानी 2031 तक की ये टारगेट दी गई है। इसमें जो एनुअल खर्चा करा जाएगा वो कराया जाएगा 24 करोड़ तक, यानी 24,000 करोड़ सरकार सालाना इसके ऊपर में खर्च करेगी। तो आप 6 साल से इसे गुना करके देख लीजिए तो आपको अमाउंट टोटल पता चल जाएगा। आइए इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जब भी केंद्र सरकार इसके अंदर में खुद से पैसे लगाएं और स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाए, उस तरह की स्कीम को हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। और जब केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसी स्कीम के अंदर में पैसा लगाती है, उसको हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो ये दो टर्म है, मैं बार बार बताता हूं, इसके अंदर में कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसमें प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और इंप्रूव किया जाएगा फार्मिंग सिस्टम को। जो भी बैकवर्ड रह गए हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, एग्री डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, जैसे मैंने अररिया का यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको बताया। ये एक कवरेजेंस मॉडल है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर में कम से कम कोशिश किया जाएगा कि जो भारत सरकार के वर्तमान में 36 स्कीम चल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए लेके या उससे रिलेटेड, जो 11 मिनिस्ट्रीज के द्वारा रन किया जा रहा है, उसका फायदा यहाँ पर मिल सके। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये मॉडल क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि अररिया के अंदर में जो किसान हैं उनको हमको क्या करना है, उनको हमको प्रमोट करना है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में आगे हैं और एग्रीकल्चर का जो भारत सरकार के द्वारा योजना चल रहा है उसका लाभ मिले। तो इस स्कीम के अंदर में एक तरह का ये अम्ब्रेला स्कीम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि अगर कोई एक किसान है, राजू नाम का एक किसान है जो अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में खेती करता है। अब केंद्र सरकार उसके पास पहुंचती है और राजू से ये कहती है कि तुम्हें एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए तरह तरह की फायदे दी जाएंगी। अब राजू पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से फायदे दी जाएंगी, तो वो सरकार ने कहा कि तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद और भी तरह के जो हॉर्टिकल्चर स्कीम चल रहे हैं उनका फायदा दिया जाएगा,
तुमको प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फायदा दिया जाएगा। तो ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बहुत सारी योजना जो चल रही है प्रधानमंत्री की, उसका फायदा तुमको दिया जाएगा। तो अब तो बेचारा राजू सोचेगा, यार इतने स्कीम के लिए जाऊंगा, फॉर्म भरूंगा, फिर अप्लाई करूंगा, तब तक तो मेरा काफी समय निकल जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि एक तरह का कवरेजेंस मॉडल स्कीम होगा, जहां पे अगर कोई किसान आके जो जहां पे हम प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को, उसके अंदर में जो और भी तरह की स्कीम चल रहे हैं भारत के अंदर में कृषि को रिलेटेड, उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा। यानी एक तरह का डायनामिक वे में, क्योंकि अगर आप किसी किसान को आगे लेके आना चाहते हो तो वाजिब सा बात है कि आपको उसको हर तरीके से मदद करना होगा, चाहे पैसे से हो, आर्थिक मदद हो, या फिर शारीरिक मदद हो, या फिर जाके कोई तरह का इस टेक्नोलॉजी का मदद हो। तो आप जब उसको हर तरफ से मदद करोगे तभी ना वो सामने निकल के आएगा, तभी ना अपने आप को वो फायदा उठा पाएगा उस चीज का। तो इसलिए सरकार ने कहा कि अगर हम किसी बैकवर्ड एग्री डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके आना चाहते हैं तो भारत सरकार की जो बहुत सारी स्कीम चल रही है उसका फायदा हमको पहुंचाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह का मॉडल को हम लोग कवरेजेंस मॉडल कहते हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं स्कीम के अंदर में। तो टारगेट एरिया लिया गया है 100 डिस्ट्रिक्ट फिलहाल के लिए, जैसे जहां पे लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, जहां पे क्रेडिट एबिलिटी नहीं है, जहां पे लोग अच्छे तरीके से क्रेडिट नहीं उठा पा रहे हैं कि वो खेती कर सकें, पुअर एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है, पूरे तरीके से एक डेटा वाइज पहले लिया जाएगा, पूरे भारत में कंपेरिजन किया जाएगा, फिर ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा कम है इस तरह के केस में। सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हम क्या कर सकें, एक एक डिस्ट्रिक्ट को ले सकें। ये बार बार मेरा स्टक हो जाता है लैपटॉप, ओके ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने इसको ठीक भी किया था कल बट ये नहीं सही हो रहा है। ठीक है, तो सरकार ये कह रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम कोशिश करेंगे, सॉरी हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से एटलीस्ट हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को ले पाए ताकि इसका फायदा सबको मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको चूज किया जाएगा नेट क्रॉप्ड एरिया के हिसाब से, कि भविष्य के अंदर में पहले हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, चीजें सामने सही तरीके से निकल के आ रही होंगी तो हम इसे और फिर जाके आगे अन्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी इसमें जोड़ेंगे। बजट इसमें मैंने बता दिया कि 24,000 करोड़ प्रति ईयर यानी सालाना लगने वाला है, जिसमें टोटल अगर हम कर लेते हैं तो 1.4 लाख करोड़ यहाँ पे लगभग लगेगा 6 साल के अंदर में। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव्स है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन को करना, यानी कई बार क्या होता है कि जो किसान है वो सिर्फ चावल और गेहूं की खेती में उलझ कर रह जाता है, जिसके कारण से उनको अच्छा भाव नहीं मिल पाता मार्केट के अंदर में, जिसके लिए सरकार ये कर रही है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, आप अन्य क्रॉप्स को भी उगाइए, उसका भी इसमें फायदा दिया जाएगा। प्रमोट करना नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जो आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा मेरे नजर में बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को लेकर। साथ ही साथ जो यहाँ पे चौथा ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है वो आ रहा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को लेकर। ठीक है, कि आप इस तरह की खेती कीजिए जिससे सॉइल, आपकी मिट्टी हमेशा अच्छी रहे, जीवित रहे, वाटर का कंजर्वेशन हो, बचाव हो, और इस तरह के टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। इंश्योर करेंगे बेटर इरिगेशंस की और क्रेडिट एक्सेस मिल सके किसान को, ताकि वो जो अन्य चीज़ें ज़रूरत है जैसे उसको फर्टिलाइजर का ज़रूरत है वो सब वो टाइम पे खरीद सके। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है कि मान लेते हैं किसान ने खेती किया, बहुत ज़्यादा अनाज उग गया, तो वो क्या होता है, अभी खुले में आप कई बार देखोगे न्यूज़ में कि इतना इतना प्याज सड़ गया, इतना इतना टमाटर सड़ गया खुले में पड़े हुए। तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जाएगा, जैसे स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग यूनिट, अगर उससे कुछ और भी बन के तैयार हो सकता है जिससे मार्केट में वैल्यू एडिशन हो, तो उस पर भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। स्ट्रेटेजीज किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इस स्कीम को, सबसे पहले इसे 3 लेवल में मैनेज किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर। एक लोकल लेवल कम्युनिटी बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति, जो इसका देखरेख करेगी, जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स होंगे, यानी वो फार्मर्स जो बहुत अच्छा खेती बाड़ी करने के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं, ऑफिशियल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे एफपीओस के, और वो इस चीज के ऊपर में ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। स्पेशल फोकस किया जाएगा फार्मर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर में, कि इसमें पार्टिसिपेशन हो, फार्मर का योगदान रहे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे और इवोल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें 117 केपीआईज होंगे, डेट इज की परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो पैरामीटर्स होंगे उस पर जांच करेंगे कि ये स्कीम अच्छे तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिजिटल एक्सेस देंगे इस स्कीम को ताकि हमको रियल टाइम मॉनिटरिंग देख सके। नीति आयोग इसके ऊपर में गाइडेंस देगा कि हाँ कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करें।
जीएस पेपर 3 से कैसे लिंक है, जहां पे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वो यहाँ पे हेल्पफुल होता है। जैसे क्लाइमेट को रिजिलियंट करना, लो इनपुट को बढ़ावा देना ताकि अच्छा इनपुट इसमें निकल सके, और जो आपका इकोनॉमिक फ्रेंडली की टेक्निक का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ कहा जा रहा है जीएस पेपर 3 से। ये सब, ये देखिए, ये सब मैं जो पॉइंट लिखा है ना, ये एक ऐसा पॉइंट मैंने लिख के लाया हूँ ना आपके लिए, जो आप किसी भी इस तरह के टॉपिक पे लिखते हो ना तो वो गलत नहीं हो सकता। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे रिसोर्स की यूज की इफिशियंसी करना। अब ये सब पॉइंट काफी कॉमन है, जिसके कारण से आपके गलत होने के चांसेस ये कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिंक करके दिखा रहा हूँ। रूरल इकोनॉमी की बात करें और डबल फार्मर इनकम, जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही, उसको भी यहाँ ध्यान में रखा जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी में हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, टोटल वाइज एक डिस्ट्रिक्ट का जब आप डेवलपमेंट करते हो एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे और भी चीज़ें सामने निकल के आती है, और भी तरह का डेवलपमेंट होता है। और इंकरेज करना सेंट्रल, स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो इस स्कीम से ओवरऑल सबको फायदा होने वाला है। कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे कवरेजेंस का बात मैंने बात किया कि अगर आप कोई भी डिफरेंट स्कीम को एक कॉमन स्कीम के कॉमन गोल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो कवरेजेंस कराता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मैंने बता दिया कि जब कोई भी 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को उगाता है, अपने फायदे के लिए ग्रो करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, ठीक है, केवल 1 या 2 क्रॉप करने से ज्यादा 2 से अधिक 3-4 तरह के क्रॉप्स उगा रहा है, तो उस तरह के सेम ही मिट्टी पर, तो एक तरह का उसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली और प्रोटेक्ट करना सॉइल को, वाटर को और नेचर को। और डिस्ट्रिक्ट धान्य समिति एक लोकल कम्युनिटी होगा जो इसके ऊपर में प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग करेंगे। आशा करता हूँ केपीआईज के बारे में मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही कि इसमें पैरामीटर्स होंगे जिससे हम देख सकते हैं। कुछ चैलेंजेस की साथ ही हम बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट करना मिनिस्ट्रीज के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, अगर क्या होता है ना कि मैं बता देता हूँ लोकल लेवल पे रियल प्रॉब्लम क्या है। अगर एक ऑफिस के पास आप जाओगे सिग्नेचर कराने के लिए, तो वो कुछ गलती रहेगा तो उसमें वो बोलेंगे कि इसमें हम क्या करें, ये मेरे डिपार्टमेंट का गलती नहीं है, चाहिए उस डिपार्टमेंट से पूछ के आइए। फिर उस डिपार्टमेंट में जाओगे तो फिर बोलेगा कि मैंने तो साइन कर दिया है, उस डिपार्टमेंट ने कैसे रोक लगा दिया ये। तो आप इसी चीजों में उलझ के रह जाते हो और आपका टाइम पे अप्रूवल मिल नहीं पाता, जिससे आपको दिक्कत होता है। तो एक जो कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। फार्मर्स में अवेयरनेस कम है अभी इस स्कीम को लेकर, अभी लॉन्च ही हुआ है, तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, गांव कस्बों में जाके इसके बारे में बताना होगा कि ताकि फार्मर इससे जुड़े और उनको फायदा हो। ट्रांसपेरेंट फंड फ्लो, फंड का जिसमें आ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी का कहीं ना कहीं बात आ सकता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग में दिक्कत आ सकती है। और अगर 6 साल में ये सक्सेस भी हो जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो इसे अन्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना एक मेजर स्टेप लिया गया है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर के लिए भारत के अंदर में। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे ये फोकस करेगा ताकि फार्मर का पार्टिसिपेशन बढ़े, टेक्नोलॉजी उनको एक्सेस हो, और कल को जाके फूड सिक्योरिटी और रूरल जो प्रोस्पेरिटी है उसके ऊपर में खतरा ना मंडराए, और कहीं ना कहीं जो इसका फायदा है वो सब किसी को मिल सके। आशा करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को एक बार यार प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी स्कीम के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।